हेलो। यानी हेलो। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप क्लास 11th में हैं और क्लास 11th में आपने ह्यूमैनिटीज़ परस्यू करने की बिल्कुल ठान ली। देखिए, क्लास 11th ह्यूमैनिटीज़ में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। कई बार क्या होता है कि हम ह्यूमैनिटीज़ जब ऑप्ट करते हैं, तो मैं उस बात की बात नहीं कर रहा कि जनरल एक टेंडेंसी लोगों के अंदर देखने को मिलती है कि जिसे कुछ भी नहीं आता आप उसे आर्ट्स दिला दीजिए। हालांकि ये टेंडेंसी अब चेंज होती जा रही है। कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चे इस बात में काफी जागरूक होने को होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं जिस बात की आपको बताने वाला हूं, जो बात वो रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट से। आप 11th में आए। अब जनरली क्या है कि 11th में जब आप सब्जेक्ट लेते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मन तो है, बस आप चाहते हो कि कोई आपको हाँ कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना मन बना के गया हूं कि यार मुझे पॉल साइंस लेनी है, और मैं अपने किसी सीनियर से या अपने किसी जानने वाले से पूछूं कि भैया ये पॉल साइंस कैसा सब्जेक्ट है, और वो मुझे ये कह दे, मेरा मन ये कह रहा है कि यार ये आदमी मुझे कह दे कि हाँ हाँ ले ले यार, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और अगर उसने कह दिया अरे नहीं यार बहुत बकवास है, इतने सारे आर्टिकल है, मत लेना, तो मैं दूसरे के पास जाऊंगा कि यार कोई तो मुझे ये कह दे कि मैं पॉल साइंस ले लूं। आपका मन जिस बारे में बन जाता है उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लें कि वो सब्जेक्ट आपके फ्यूचर में किस तरह से हेल्प करने वाला है। अगर आपके फ्यूचर एम्बिशंस की तरफ, फ्यूचर गोल्स की तरफ जाने में आपकी मदद वो सब्जेक्ट कर रहा है, तो निसंकोच होकर लीजिए। मेहनत हर सब्जेक्ट में करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि हिस्ट्री नहीं लूंगा क्योंकि हिस्ट्री में बहुत देर से याद करनी पड़ती है, पोल साइंस में भी तो करनी पड़ेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। किसी की ऐसे ही एडवाइस पे नहीं, किसी काउंसलर से आप बेशक मिल लें। आप ये देखें कि आपके फ्यूचर एम्बिशंस की तरफ, आपके गोल्स की तरफ ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा कि नहीं हेल्प करेगा। अगर वो सब्जेक्ट आपकी हेल्प करता है, डेफिनेटली आप उस सब्जेक्ट को लें। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पोल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सब ले लेते हैं। 98% लोग पोल साइंस ऑप्ट करते हैं। उसका रीजन है कि फेमिलियरिटी। पोल साइंस के साथ फेमिलियर है यार, इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो उनको लगता है बहुत आसान है और चल जाएगा। और क्योंकि 11th की पोल साइंस के जैसे ही आप चैप्टर्स खोलेंगे तो आपको फेडरलिज्म दिखेगा, आपको इलेक्शन दिखेगा, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वगैरह वाला पहला ही चैप्टर है, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं पढ़ के आया हूँ 10th में, ये तो मैं पढ़ के आया हूँ 9th में। ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को फेमिलियर फील तो करेंगे। लेकिन अगर आपने पोल साइंस में मेहनत करनी छोड़ दी तो पोल साइंस आपको बहुत लिमिट कर देगा, क्योंकि पोल साइंस के आगे जाकर के पोल साइंस ऑनर्स में आप देखें तो उसकी कट ऑफ 99% के आसपास रहती है अच्छे कॉलेजेस में। अब 99% कट ऑफ जिस सब्जेक्ट की है, क्योंकि आपने सोचा कि पोल साइंस आसान है, आपने सोचा कि पोल साइंस में स्कोप है, आपने सोचा कि पोल साइंस ले लेता हूं क्योंकि आप फेमिलियर फील कर रहे थे पोल साइंस के साथ, तो भैया और बच्चों भी तो, और बच्चे भी तो फेमिलियर फील करेंगे। वो भी तो आपकी तरह से 10th में से ही आए हैं, वो कोई ऊपर से तो नहीं आए सीधे कि अवतार हैं, उन्हें पता ही नहीं है पोल साइंस के बारे में। ऐसे में पोल साइंस के बीच में एक बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है, कॉलेजेस में भी कंपटीशन रहता है। लेकिन किस बच्चे के लिए वो कंपटीशन खत्म होता चला जाता है, वो है कि आप उस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हैं, आप उस सब्जेक्ट में औरों से ज्यादा कितनी मेहनत करते हैं। सिर्फ टाइम से नहीं, 6 घंटे आप पढ़ रहे हैं, 6 घंटे आपका दोस्त पढ़ रहा है, दोनों एक बुक को पढ़ रहे हो। अब ये डिपेंड करता है कि किसकी मेमोरी अच्छी है। अगर आपके दोस्त की मेमोरी पावर अच्छी है आपसे, वो डेफिनेटली आपसे आगे रहेगा। वो 6 घंटे की बजाय 4 घंटे में भी उतना ही कर ले। आप 6 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। ऐसे में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स को पढ़ने से आप अपने आप को ना रोकें। सिलेबस कम हो गया है, रोना ना रोए कि हमें एमसीक्यू दे दो, हमें ये दे दो। आप जब तक ये मांगते रहोगे तब तक कभी नहीं होगा। हमारे टीचर हमें कहते थे कि ये चीज कर लेना, ये चीज कर लेना, एनसीईआरटी में नहीं है पर कर लेना। सर कहां से करें, ढूंढो तुम। आप अपने आप पे ले सब चीजों को, अपने आप पे कि मुझे करना है, मुझे कोई नहीं देने वाला कुछ भी। आपको कोई जॉब आपकी थाली में परोस के दे देगा क्या कि ये लीजिए मालिक आप नौकरी कीजिए, हम पे एहसान कर दीजिए? नहीं, यू आर फाइटिंग फॉर यूर सेल्फ। आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आपको खुद के लिए देखना है। अपने आप को हर चीजों से डिस्कनेक्ट करके, नवंबर में एग्जाम है फर्स्ट टर्म का आपका, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होना है। अभी अगस्त चल रहा है,
सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा और 15 डेज इस महीने के, यानी कि आपके पास 75 डेज हैं। आप 75 दिन पहले से ये रोना रो रहे हैं कि एमसीक्यू दे दो हमें, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। क्या आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने पूरा सब कुछ पढ़ लिया है? आप ये देखें कि आपने क्या पढ़ा है, क्या आपने उस चीज में वैल्यू ऐड की है। सिर्फ एनसीईआरटी कभी भी सफिशिएंट नहीं होती। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, जैसे ही आप कंपटीशन में आएंगे या बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ इंटरव्यू होता है, उस सिचुएशन में आप अपने आप को बहुत पीछे पाएंगे। आपके दोस्तों के साथ अब हो सकता है कि आप अपनी क्लास में बहुत अच्छे हो, लेकिन पोल साइंस कितने लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको उन सबसे आगे रहना है। सेम बात अप्लाई होती है हिस्ट्री के ऊपर। आप हिस्ट्री ऑप्ट करते हैं तो हिस्ट्री में भी आपको ये बात देखनी है। अब बहुत जनरल क्वेश्चन होता है कि सर कितना एक्स्ट्रा पढ़े। कितने का कोई आंसर नहीं होता, जितना जरूरी हो। मैं हर बार बोलता हूं कि जितना जरूरी हो ये आप पर आएगा। आप जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आप जब चीजों को पढ़ते चले जाएंगे, तब आपको समझ में आना लगेगा कि हाँ यार ये चीज जरूरी है। क्लास 11th की हिस्ट्री में इतना एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 11th की हिस्ट्री फ्यूचर एम्बिशंस में, आपके फ्यूचर गोल्स में बहुत नैरो रोल प्ले करेगी। लेकिन आप उसके साथ साथ हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने इकोनॉमिक्स ऑप्ट कर ली, अब आप पागल हो गए हैं, यार इकोनॉमिक्स ले लिया, यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये सब क्या है। आपको सोचना है उस सब्जेक्ट में, वही तो आपकी एबिलिटी को चेक करेगा, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को इंप्रूव करेगा। आपने सब्जेक्ट तो ले लिया क्योंकि आपके किसी सीनियर ने कहा था इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, इकोनॉमिक्स में बहुत फायदा है, बहुत स्कोप है। अच्छा, स्कोप से भी ज्यादा क्या देख रहे हैं हम? मार्क्स आते हैं, हाँ मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं इकोनॉमिक्स में, नो डाउट। टीचर जो करवाता है मैक्सिमम उसी से हो जाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट इकोनॉमिक्स को समझ लेना, आपके जब तक वो समझ में नहीं आएगी तब तक वो आपको सबसे गंदा सब्जेक्ट लगेगी। एंड द डे यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स और आप उसको समझने लग गए, और उससे मजेदार सब्जेक्ट आपको कोई नहीं लगेगा। आपकी सारी एनालिटिकल स्किल्स उसमें लग जाएंगी, आपकी सारी सोचने की शक्ति उसमें लग जाएगी। आप अननेसेसरी चीजों पे टाइम वेस्ट करते हो, आप किसी स्टेटमेंट को याद करने लग जाते हो, फॉर्मूले को रटने लग जाते हो। ऐसे नहीं होता है। आपको समझना है कि ये चीज क्या है और ये चीज क्यों है, किसी चीज की जरूरत हमें क्यों पड़ती, उन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है। इंग्लिश की बात मैं करता हूं। अब इंग्लिश के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ ये होती है कि हम इंग्लिश को पढ़ते ही नहीं है। ये इंग्लिश का क्या है, लास्ट में पढ़ेंगे, 3-4 दिन पढ़ेंगे, शेक्सपियर हम ही तो हैं और खत्म कर देंगे। ऐसे नहीं होता है। इंग्लिश में आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी 11th से ही। आज से इन्वेस्टमेंट करने लगोगे तब जाकर के 12th के फाइनल में आप लिख पाओगे अच्छे आंसर। देखिए अच्छे आंसर से ही नंबर मिलता है। क्वेश्चन तो वही है, आंसर भी वही है, आंसर भी वही लिखेंगे बच्चे जो आप लिखेंगे। तो आपको कोई 3 नंबर क्यों दे और सामने वाले को 2.5 क्यों दे? तो यही तो फर्क पैदा करना है आपको। आपको यही तो बताना है कि सर देखो, इसलिए मुझे 3 नंबर चाहिए, इसलिए मुझे 3 नंबर देने होंगे आप इस क्वेश्चन में। आप इस बात को देखें कि इंग्लिश में आपने कितना ज्यादा रिफाइंड आंसर लिखा है, कितनी कम ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, कम का मतलब बिल्कुल नहीं करना है। ये आप जो एक मीठा जहर जो है, जो स्लो पॉइजन आपको दे रहे हैं लोग, वो ये है कि यार ट्राई करो, यार कोशिश करो, भैया पढ़ो, पढ़ो पहले, ठीक है। जैसे हिंदू, मैं एक देखता हूं कि द हिंदू जो है न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे कि भैया 10 वर्ड इंग्लिश के नए ढूंढेंगे, 2 घंटे लगा दिए। क्या जरूरत है भाई? आप अपनी बुक के वर्ड्स को हाईलाइट करके रखो, बहुत सी अच्छी किताबें आती हैं, उन किताबों को पढ़ो। उन किताबों को जब पढ़ोगे तो वहां आपको वर्ड्स मिलेंगे, उनके साथ एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां मिलेगा, प्रोवर्ब्स मिलेगी, इडियम्स मिलेंगी। सो यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। आप इंग्लिश में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपके 100 का स्कोर बनेगा। 100 से नीचे ना मैं सोचता हूं, ना मैं चाहता हूं कि आप सोचें। 99 वर्थलेस है, मैं रियलिटी में आपको बता रहा हूं। 99 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 100 100 होता है। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पे रहना है तो बिल्कुल मत पढ़िए सर, अपना नॉर्मल काम करते रहिए, एनसीईआरटी को याद करते रहिए। सीबीएसई वैसे भी एनसीईआरटी के लाइंस को प्रेफर करती है। जब 10 बार एनसीईआरटी की किताब पढ़ लोगे उतना तो आ ही जाएगा, तो 98 99 तक का स्कोर आपका बन जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर आपको कितनी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी उसका ध्यान रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एम्बिशंस हमेशा हाई होने चाहिए।
100 सोचा है तो 100 अचीव करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। आप इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करते, अब मैं ये नहीं कहता कि रोज आप वो कर लो, मैं कहता हूं कि जब बैठो, अब जैसे 10 वर्ड जनरली हम देखते हैं कि 10 एंटोनिम्स कर लो, 10 सिनोनिम्स। मैंने फिर बताया था टाइम टेबल वाली वीडियो में भी कि अनरियलिस्टिक टारगेट मत बनाओ यार। सैटरडे संडे देते हो ना इंग्लिश को, सैटरडे संडे दे दो, और बस का सुबह का 1 घंटा देते हो, वो घंटा आप उसको देते रहिए। अब जब आपने इंग्लिश को वो टाइम दिया है तो आप धीरे धीरे देखेंगे। अब आप क्या करते हैं, आप क्वेश्चंस याद करने लग जाते हैं, किसी चैप्टर के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के 10 सालों के क्वेश्चन ले आए, ये क्वेश्चंस ले आए और आप उसको याद कर रहे हो। सर ऐसे में आपके नंबर कभी नहीं आएंगे, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, कभी नहीं आएंगे। मैंने खुद पिछले 10 साल के आंसर्स लिखे थे, अपने टीचर से चेक करवाए, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं आपको। और यही आपकी की है, आप रिफाइन करिए अपने आप को सर। जब आप रिफाइन करते चले जाएंगे, अपनी एरर्स को हटाते चले जाएंगे, तब आपके नंबर आने शुरू होंगे। आप अपने सेंटेंसेस को सिंपल मत रखिए, बहुत जेन्युइन आंसर लिख देते हैं, बहुत जनरलाइज्ड आंसर नहीं लिखना है, जो पूछा है वो बताना है, कम शब्दों में बताएं। बिल्कुल जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन 40 वर्ड का होता है, हमारे टीचर हमें कहते थे कि 40 ही लिखने हैं, इससे ज्यादा नहीं जाना। शुरुआत में मैं 50 50 60 60 70 70 तक चला जाता था। आपको अननेसेसरी चीजें नहीं लानी है, की पॉइंट आपको हाईलाइट कर देना है कि हाँ जी सर ये पूछा था, ये आपका आंसर है, बिना ग्रामेटिकल एरर के। और आपके 40 वर्ड्स कंप्लीट हो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। आपको याद रखना है कि आपके आंसर में वो क्या चेक करेगा, आपका आंसर पहले तो रेलेवेंट हो, इररेलेवेंसी उसके अंदर ना हो। दूसरा वो आपके उसमें क्या चेक करेगा कि आपके आंसर के अंदर ऐसी कोई भी चीज ना हो जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामेटिकल एरर बहुत ज्यादा। अब ग्रामेटिकल एरर को कैसे ठीक करें, अब ये क्वेश्चन है कि यार ग्रामेटिकल एरर कैसे ठीक करें, तो ग्रामर पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। अब आप केवल और केवल बुक्स की हेल्प से पढ़ सकते हैं, आपका इतना लेवल ऑफ अपना समझ में आना चाहिए, आपको इतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि आप किसी बुक को पढ़े तो आपकी समझ में आए। जब आप उस बुक को पढ़ेंगे, किन्हीं भी आप कोई भी बुक आप ले सकते हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ कोई भी इंग्लिश की एक जनरल बुक जो जनरल कंपटीशन के लिए लोग लेते हैं, आप उसको लें, अपने आप में इन्वेस्ट करें। सर 1.5 साल दिख रहा है, लेकिन 1.5 साल के बाद आप जब अपने आप के अंदर एक चेंज देखेंगे आंसर्स लिखते वक्त, बड़ा मजा आएगा आपको। दूसरी बात यह है कि आपको फायदा क्या है। अब क्वेश्चन आ जाता है इंग्लिश में एमसीक्यू में, ऐसा क्वेश्चन अब आपको दिख तो रहा है कि कोई भी आप एमसीक्यू वाला बंदा देखें तो आपको बुक में से तो मिल गया, कर दोगे उसको तो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो कहेगा कि विच किसी किसी भी व्यक्ति की कंडीशन दे करके कहेगा कि इनमें से ये 4 इडियम्स हैं, इन 4 इडियम्स में से कौन सा इडियम इस व्यक्ति की कंडीशन के ऊपर एग्जैक्ट अप्लाई होता है। वहां क्या करोगे, वहां कह दोगे सिलेबस से बाहर है। मैं आपको सीबीएसई के बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा, क्वेश्चन बैंक निकला है 12th का, देख लो उसमें जाके आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्लास 11th ऐसे ही है, चल जाएगा काम, ऐसे नहीं चलेगा, आपका स्कोर बिल्कुल नीचे आ जाएगा, आप मिट्टी में मिल जाओगे और फिर आपके पास रिपेंटेंस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज से इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो, डोंट वरी। मैं आपको अपनी अगर मैं बात बताऊं तो आई हैड स्टार्टेड वर्किंग इन जुलाई 2019 इंग्लिश के लिए, और उसके बाद मैंने अपना जो पहला बिल्कुल शानदार आंसर, हमारे जो टीचर थे, किसी से कंपटीशन नहीं करना है सर, अपने टीचर के साथ रखिए आप कि मैं एक ऐसा आंसर लिखूंगा जिसमें मेरा टीचर मेरी कोई भी गलती ना निकाल पाए और वो ये कहे कि मान गया, बड़ा शानदार आंसर। सिर्फ इतना रखना है आपको, आपको ही नहीं देखना है अच्छा तेरे 2 नंबर मेरे 2.5, इसमें मत पड़ना। अपने टीचर से आप सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स ले, उसको आप ये एहसास होगा आपको उन मार्क्स से कि हाँ मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूं। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है, पहले मेरी शीट भी लाल होती थी, क्यों? क्योंकि मेरे ग्रामेटिकल एरर्स तो कम थे, मेरे इनिशियली कम थे क्योंकि मैं काम इस पे करता था। लेकिन बात क्या होती थी कि इस लाइन की जगह ये लाइन, जब आप अपने आंसर में ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करेंगे तब आपके टीचर आपको क्या बताएंगे, आपके टीचर आपको कहेंगे कि आपका आंसर अच्छा है, आपने सब कुछ सही लिखा है, इस लाइन की जगह ये लाइन। अब नाउ दे आर इंप्रूविंग योर आंसर, वो आपके आंसर में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को। जब आपके आंसर में इंप्रूवमेंट करने लग जाएंगे तब धीरे धीरे आप उसमें अपने आप को और ज्यादा रिफाइंड महसूस करेंगे। लेकिन आपने तो गलती 40 कर रखी है कि बेटा इसमें इज नहीं आता, आर आता है, अब आप ऐसे कर रहे हो ही के साथ। आप अब
ऐसी सिचुएशन में आप वो रिफाइन हो ही नहीं पाते, लास्ट में मार्क्स नहीं आएंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जब 12th में आता था हमारे अभी, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हम शुरू से लास्ट तक सिंगल एक सेंटेंस में लिखते थे, उसके अंदर कंजक्शन यूज करके। तो ऐसी सिचुएशन में, और ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं होती थी, 0 ग्रामेटिकल एरर के साथ हम काम करते थे। उसका सिर्फ यही रीजन है कि आप अपने टीचर से अपने आप को कनेक्ट करके रखें और अपने आंसर्स को लिखें, लिखने से ना बचें। क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो क्लास 12th में आप आंसर्स लिखेंगे और पिछले 10 साल के क्वेश्चन, अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया, उसी क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मान लो किसी में 3 रीजंस पूछने हैं, तो एक में पूछ दिया कि वो कौन से कारण थे, फिर पूछ दिया उन 3 कारणों का वर्णन कीजिए, फिर पूछ दिया कि वो बातें बताइए जिसकी वजह से ये चीज नहीं हुई। तो सेम है, जब ऐसे कंपाइल करके और आप एक ही आंसर लिखें, 10 साल में जितनी बार वो क्वेश्चन आए हैं एक चैप्टर से, तो ऐसे तो आप बावड़े हो जाएंगे लिखते लिखते। इतने नहीं लिखने हैं आपको, कंपाइल करना है, फिर आपको आंसर लिखना। पोल साइंस के लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। पोल साइंस के लिए मैं आपको जनरली जो बुक रेकमेंड करता हूं, जो मैंने और मेरे साथ कुछ अच्छे लोग जो थे, जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन लोगों ने भी पढ़ी, वो एम लक्ष्मीकांत है। डी बासु की बुक सुपर बुक है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई होना चाहिए। उस बुक को प्रेफर करते समय आप अपनी खुद की राय आप लें। मैं उस बुक में एक ही बात कहूंगा कि फैंटास्टिक बुक है, शानदार बुक है। उस बुक से जो, अब दोनों बुक्स ये जो है लक्ष्मीकांत और डी बासु, और एक है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की, 3 बुक्स आपको एडिशनल पढ़नी है। तीनों बुक्स से मैटर को कंपाइल करके आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपने लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से एक ही बुक को फॉलो करें, वो है एम लक्ष्मीकांत और उसके साथ ओल्ड एनसीईआरटी की बुक। और ये न्यू एनसीईआरटी तो है ही, ये तो बहुत आसान किताब है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओल्ड एनसीईआरटी को आप जरूर परचेज करना है। ये जनरल राय है मेरी आपके लिए। हिस्ट्री के लिए यू नीड नॉट वरी सो मच, आराम से करते रहो। जनरल कोई भी बुक उठा लो, ल्यूसेंट उठा लो, या वो कौन सी बुक आती है, मनोहर पांडे साहब की एक बुक आती है, अरिहंत आती है। जनरल जनरल उठा लो बस, हल्का इंडियन के बारे में पढ़ लो, इंडियन उसके इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि 12th में यही है आपके पास, 12th में एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है, इंग्लिश। यू नीड टू इंप्रूव योरसेल्फ इन राइटिंग स्किल्स। फॉर्मेट बनाना सीखो धीरे धीरे। अगर आपको कुछ ऐसी बातें आएंगी तो मैं जरूर बताऊंगा फॉर्मेट के बारे में, ग्रामर की वीडियो में अपलोड करूंगा डेफिनेटली, जिसमें नोटिस, एडवर्टीजमेंट, वो सब की सब चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें हिंदी, अगर आपके पास है साहब, बिल्कुल उसको ढीला नहीं छोड़ना है, काम करना है उसके ऊपर। हिंदी में भी एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने फॉर्मेट बनाए। एक किताब आपके पास होगी, अभिव्यक्ति एवं माध्यम, वो किताब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनसंचार के नाम से आप उसको जानते हैं, क्योंकि उस बुक में पहला चैप्टर ही जनसंचार है। उस किताब को हम भी पूरे 2 साल तक जनसंचार जनसंचार करते रहे। वो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के बच्चे अगर इस बात को देख रहे हैं तो वो समझ रहे हैं कि हाँ यार, वो दिक्कत बहुत करेगी। आप उसको अपने साथ रखें, उस किताब को जरूर पढ़ें, 12th में भी आपके काम आएगी। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी के बच्चे हैं, उनके बारे में जब वीडियोस अपलोड होंगी तब साथ के साथ बात करेंगे। अब ये मेरी एक जनरल राय है आपके लिए, इसको मानना ना मानना ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अगर आपको ये बातें मेरी ठीक लगती हैं तो आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। एस्पिरेंट 16 के नाम से जो इंस्टाग्राम चैनल है, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है पढ़ने में, या कोई और आपकी क्वेरी रह जाती है, तो मैं डेफिनेटली वहां पर आपसे बात करूंगा। थैंक यू, थैंक्स।